बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि जितनी भी हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली एक सेट फॉर्मेट के तहत और कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होते हैं। उसे हम गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उनको फॉलो करेंगे। वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो आज उसमें से हम बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी उनमें से हमने 3 को डिस्कस करना है। उसके बाद हम फर्दर रिमेनिंग कैलकुलेट करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जो आपके पास पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मनी मैयर्ड कॉन्सेप्ट। इसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का नाम भी देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस बिज़नेस में रिकॉर्ड करते हो उसको आपने इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना है। मतलब वही ट्रांजैक्शन आपने अपने बिज़नेस में रिकॉर्ड करनी है जिसका कंसर्न आपके साथ पैसे के साथ होगा। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा उसको हमने इसमें रिकॉर्ड नहीं करना। सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक पर्सन है, वो आपको आके गिफ्ट दे देता है। ठीक है, और उसकी जो है वो बिज़नेस में आके आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर देता है। अब वो बिज़नेस में आपके पास रिसीव तो हो रही है, ठीक है, लेकिन वो बाय द वे ऑफ गिफ्ट है। इसको हम पैसे में मैयर नहीं करेंगे, ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमने अकाउंटिंग में तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड उस सेंस में करना है जिसका कंसर्न पैसे के साथ होगा। या तो उस ट्रांजैक्शन के थ्रू हमने पेमेंट की होगी या उस ट्रांजैक्शन के थ्रू हमने पैसे रिसीव किए होंगे। ठीक है, यानी ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मैयर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी है वो तमाम ट्रांजैक्शन जो कि पैसे की सूरत में किसी मोनेटरी वैल्यू में मैयर की जाती है उसको हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की जो एक डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस दैट हैव बीन अर्नड और कंज्यूम्ड। Accruals are needed to ensure that all revenues and expenses are recognized within the correct reporting period। ठीक है, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी नेक्स्ट समरी के बारे में बताता हूँ। देखें जी, अब समरी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम भी डेफिनेशन में डिस्कस किया था, जिसे हम समराइजिंग कहते हैं। कि जो अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो ऑनर होता है बिज़नेस का, वो सारे के सारे अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करता। वो क्या करता है, जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट उसका होता है उससे वो अपनी अकाउंट्स की समरी मंगवाता है, जिसमें आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो एक रेवेन्यूज़ की समरी होगी और उसके बाद एक्सपेंसेस की। रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, इनकम, इसको हम रेवेन्यूज़ को इनकम्स का नाम भी देते हैं। वो अमाउंट जो कि हम चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, अपनी प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, वो हमारी रेवेन्यूज़ होती है। एक्सपेंसेस बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें अदा करनी पड़ती है। ठीक है, इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं वो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। ठीक हो गया जी। और जब हम अपने रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो ये समरी जो थी, ये कॉन्सेप्ट जो था, ये समरी जो हम होती है, ये अकाउंटिंग के जो आपका जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है वो बिज़नेस के ऑनर को प्रोवाइड करता है, ताकि उसे पता चले कि कितना उसको रेवेन्यू हुआ और कितने एक्सपेंसेस हुआ, एट द एंड उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या है और रेवेन्यू किस तरीके से हम जनरेट करेंगे, उसका क्या तरीक़ेकार होगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। रेवेन्यू में हमेशा याद रखिएगा 2 तरह का रेवेन्यू आपके पास आता है। जब भी आपको ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्चुअली जैसी ट्रांजैक्शन होती है या तो उसके पैसे आपको उसी वक्त रिसीव हो जाते हैं, ठीक है, या वो पर्सन जो कस्टमर होता है वो आपसे उधार कर लेता है, यानी कि आप उसे क्रेडिट पे भी चीज़ें बेच देते हैं, यानी वो अभी रेवेन्यू आपका रिसीव नहीं होता, उसे हम रिसीवेबल का नाम देते हैं। ऐसा रेवेन्यू जो कि उसी वक्त आपको रिसीव हो जाए, ठीक है, वो आपका रिसीव्ड के वर्ड में आ जाएगा। ऐसा रेवेन्यू जो अभी आपका क्रेडिट पे है लेकिन आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, प्रोडक्ट उसको सेल कर दी, लेकिन वो अभी आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, उसे हम रिसीवेबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी हमारी जो टोटल साल की ट्रांजैक्शंस हुई थी उसमें से 1.5 मिलियन का जो रेवेन्यू था वो हमारे पास रिसीव हो चुका हुआ है, हमारे अकाउंट में आ चुका हुआ है। ठीक है, और उसमें से 0.5 मिलियन यानी 0.5 मिलियन का जो रेवेन्यू जो भी अभी रिसीव करना है, यानी कि ये हमने कमा लिया, अर्न कर लिया, लेकिन अभी हमें इसे रिसीव नहीं किया। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस करंट पीरियड के अंदर टोटल रेवेन्यू जो अर्न किया है दैट इज़ 2 मिलियन। 1.5 मिलियन उसमें से रिसीव्ड है और 0.5 मिलियन अभी रिसीव नहीं हो जो हुआ, जो इन फ्यूचर हमने अभी रिसीव करना है। एज इट इज़ हम इसी तरीके से हम एक्सपेंसेस को भी डील करते हैं कि जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, याद रखिएगा, एक होते हैं पेड
और एक होते हैं पेएबल। पेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने कर लिए और उसकी अदायगी भी कर दी, उसकी पेमेंट भी कर दी इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। पेएबल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने कर लिए हैं लेकिन अभी हमने उनकी अदायगी नहीं की, स्टिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने उनकी अदायगी करनी है, ठीक है जी। उनको हम क्या नाम देंगे? पेएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ 0.3 मिलियन जो है हमारी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पे कर दिए और 0.2 मिलियन ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने अभी पे नहीं किए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कि हम कहते हैं कि जी हमने अपना बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, कि अगर हम देखा जाए कि जो हमने रिसीव किया है वो रेवेन्यू में से वो 1.5 मिलियन है और एक्सपेंसेस जो है वो 0.3 मिलियन है, ठीक है। और अगर हम अपने रेवेन्यू में लिख दें 1.5 मिलियन और एक्सपेंसेस में लिख दें 0.3 मिलियन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.2 मिलियन दैट इज़ योर प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन वो रेवेन्यू ये है कि जो आपने एक्चुअली रिसीव किया, लेकिन 0.5 मिलियन आपका रेवेन्यू अभी जो आपने रिसीव नहीं किया लेकिन अर्न कर लिया हुआ है, और 0.2 मिलियन एक्सपेंसेस जो आपके हो चुके हुए लेकिन अभी आपने पे नहीं किए, वो भी रिकॉर्ड करने। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके करंट पीरियड की जो एग्जैक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैलकुलेट नहीं होगा। यानी कि अब देखा जाए तो हमने अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार यानी कि जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो रॉन्ग आएगा। अगर हम जो चीज़ रिसीव की है और जो चीज़ पे की उसको रिसीव में से पे को माइनस कर देंगे तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो हमारा इनकरेक्ट होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस बहस में हमने नहीं पढ़ना है कि हमने कितना रिसीव किया, कितना रिसीवेबल है, कितना पे किया और कितना पेएबल है। आपने सिंपल इस चीज़ को देखना है कि कितना रेवेन्यू आपने अर्न किया है, कितना रेवेन्यू आपने अर्न किया है, चाहे वो रिसीव हो चुका है चाहे वो रिसीवेबल है। तो टोटल को आपने कलेक्शन में लेके आना है जो उस साल के अंदर कलेक्ट किया है एक्चुअली करंट पीरियड के अंदर। जितना रेवेन्यू आपने अर्न किया है चाहे वो रिसीव हो चुका है चाहे वो रिसीव नहीं हुआ, आपने उस टोटल को इंक्लूड करना है। जैसे कि हमने देखा है कि 1.5 मिलियन हमने रिसीव कर लिया है, 0.5 मिलियन अभी हमने रिसीव करना है, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 2 मिलियन, यानी 2 मिलियन हमारे पास रेवेन्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है जी, इनकम। इसी तरीके के एक्सपेंसेस को भी देखना है। हमने इस बहस में नहीं पढ़ना कि कितने एक्सपेंसेस हमने पेड कर दिए और कितने अभी पेएबल है। हमने ये देखना है कि हमने टोटल उन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कितने चीज़ों को, कितने अमाउंट को कंज्यूम किया है, कितनी अमाउंट को खर्च किया है, वो टोटली हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अब देखा जाए 0.3 मिलियन हमारा एक्सपेंसेस पेड है और 0.2 मिलियन अभी हमने पे करने हैं, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो है वो एक्सपेंसेस हुए 0.5 मिलियन, यानी कि 0.5 मिलियन हमारे एक्चुअली एक्सपेंसेस हैं जो उस करंट ईयर के अंदर इनकर्ड हो चुके हैं। अगर हम देखा जाए कि हमारा रेवेन्यू जो है उस करंट पीरियड का जिसमें रिसीव भी है और रिसीवेबल भी है, जो जितना हमने अर्न किया है और एक्सपेंसेस जितने टोटली एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं वो हमारे पास 0.2 मिलियन। अगर हम इसमें रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअली है वो हमारे पास प्रॉफिट जो आ रहा है वो 1.5 मिलियन है, ठीक है। 1.5 मिलियन आपका एक्चुअली प्रॉफिट होगा। तो ये वो प्रॉफिट है जो एक्चुअली आपका करेक्ट प्रॉफिट कंसिडर होता है। तो अब अगर हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट में देखें तो ये कॉन्सेप्ट क्या किस चीज़ को शो करता है? टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज़, कि जो 2 मिलियन के आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए और एक्सपेंसेस जो कि आपके 0.5 के एक्सपेंसेस, रेवेन्यू को आपने अर्न किया और एक्सपेंसेस को आपने कंज्यूम किया, ठीक है। तो इन दोनों को हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट में लेना है। हमने इस बहस में नहीं जाना कि हमने कितने रेवेन्यू रिसीव कर लिए हैं और कितने भी रिसीव करने हैं, कितने एक्सपेंस पे कर दिए और कितने भी एक्सपेंस पे करने हैं। तो हमने टोटल इस चीज़ को चेक करना है अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, इसको रिकॉर्ड करना है कि जितनी भी चीज़ आपने उस करंट ईयर में अर्न कर ली उसको रिकॉर्ड कर दें और जितनी भी आपने कॉस्ट उसमें कंज्यूम कर दी उसको भी रिकॉर्ड कर दें। तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस उस साल का कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमें जो ना उस करंट पीरियड के अंदर, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है रिपोर्टिंग पीरियड, ये हम अगली ही डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसे हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। तो उस पीरियड के अंदर हमने तमाम रेवेन्यूज़ और तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे तो एक्चुअली हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट द लाइफ ऑफ बिजनेस शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू इक्वल पार्ट्स विच आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग पीरियड्स। कि जो बिज़नेस की ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, उसको हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हर एक पार्ट को अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। इसकी मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करें कि हमारा जो बिज़नेस है वो 2020 से 2021 का हमारा पहला सेशन है। हमने आगे अज्यूम कर लिया कि हमने इसको चलाना है अगले 10 साल के लिए, ठीक है, यानी 2029 और 2030 तक।
ये टोटल जो हमारा ड्यूरेशन हुआ वो कितने साल का हो गया, वो हमारा हो गया 10 ईयर्स का, ठीक है। लेकिन हम इससे फर्दर भी कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। 10 ईयर का हमने अज्यूम कर लिया। हम कहते हैं जी जो 10 ईयर का हमने अकाउंटिंग पीरियड तो नहीं ना, अब कहते हैं कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि जी आपने अपने ये 10 सालों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। अगर सपोज करिए, अगर आप कहते हैं जी हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कहता है जी हम अपने अगर उसमें अगर हम अपने ये 10 ईयर्स को पूरा दुरानिया लेते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है ना अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है। इससे हम कैलकुलेशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट डिपार्टमेंट कहता है कि हम अपने ऑनर को कहते हैं कि हम आपको 10 साल का इकट्ठा ही प्रॉफिट एंड लॉस बता देते हैं, यानी 10 साल के बाद हम आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बना के बता देंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली ये कुछ सेंसिबल थिंग नहीं है कि अब 10 साल तक वेट करेंगे जी हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बेसिकली आपको याद हो कि पीछे हमने डेफिनेशन के अंदर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उससे हमने नेक्स्ट फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी होती है, उसमें अपने आप की वैल्यूएशन करनी होती है और उन चीज़ों को कोशिश करना है जो चीज़ें हमारे लास्ट ईयर गलत हुई हैं जिससे हमारे प्रॉफिट में कमी आ गई, उसको हम इन फ्यूचर गलत हम उसको ओवरकम कर लें और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अगर हम 10 साल तक अपना प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कि अकाउंटिंग पीरियड को आपने क्या करना है, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब वो इक्वल पार्ट्स क्या हो सकते हैं, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये बयान किया कि आपका कम से कम 1 साल होना चाहिए, विद इन 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करें, यानी आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मंथली भी बनाती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना क्वार्टरली भी बनाती हैं और हाफ ईयरली भी बनाती हैं। तो लेकिन हम किस तरह बनाएंगे 1 ईयर का, जैसे कि मैंने इसको देखें डिवाइड किया है कि ये हमारे पास फर्स्ट ईयर होगा, इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे जो एरो का साइन ये शो कर रहा है कि अभी भी ये बिज़नेस कैरी ऑन है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, अभी आगे जाके हम एक और प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल में ये होता है कि लॉन्ग रन हम हमेशा बिज़नेस को अज्यूम करते हैं, ये नहीं कि कभी शॉर्ट टर्म के हमने बंद करने के लिए कभी कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करना है कि हम हमेशा लॉन्ग टर्म चलाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि 10 साल का एक अकाउंटिंग पीरियड बताया जिसमें से हर एक साल को हमने कंसिडर करना है अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 1 जो है ये एक अकाउंटिंग पीरियड है, 2 फिर एक अकाउंटिंग, यानी 1 साल के बाद हम एवेल्यूएशन कर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर एवेल्यूएशन करेंगे, सेकंड ईयर चले जाएगा, फिर सेकंड ईयर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसकी एवेल्यूएशन करेंगे इन फ्यूचर। इसी तरीके से 3, 4, 5 इसी तरह से ऑन हम 10 साल से और उससे आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है कि हमने टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपने प्रॉफिट लॉस को वक्त टाइमली बेसिस पे कैलकुलेट कर सकें और अपनी फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकें, ठीक हो गया। तो ये बेसिक 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने थे, जिसमें मैं दोबारा बता देता हूँ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपने इन टर्म्स ऑफ मनी आपने मेजर करना है और वही ट्रांजैक्शन बिजनेस में इंक्लूड होगी जिसका कंसर्न पैसे के साथ होगा। फ्री की ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका पैसे से कोई कंसर्न नहीं, जो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं की जाती, उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जब भी आप अपने बिजनेस की समरीज बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो करंट ईयर का जितना भी रेवेन्यू आपने अर्न किया होगा, चाहे वो रिसीव किया या नहीं रिसीव किया, उसको इंक्लूड करना है। इसी तरह जितने भी आपने एक्सपेंसेस उस वक्त उस साल के अंदर कंज्यूम किए, चाहे वो आपने पे किए हैं या नहीं पे किए, सबको इंक्लूड करना है, तभी आपका उसी साल का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, ठीक है। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि टोटल बिजनेस लाइफ को हमने क्या कर देना है, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और हर एक पार्ट को हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 साल होगा और उसके बाद हम अपने प्रॉफिट लॉस की इवैल्यूएशन करेंगे। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।